इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 217 सुबह 7:42 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली से उड़ी। इसमें 143 यात्री, 2 पायलट, 4 फ्लाइट अटेंडेंट और एक युवा महिला थी जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वह खिड़की के पास 14वीं सीट पर बैठी थी। ग्रे स्वेटर, खुले भूरे बाल, पुराने ईयरफोन गले में लटके हुए, सीट के नीचे एक घिसा पिटा कपड़े का बैग। किसी ने उसे नहीं देखा, कोई उसका नाम नहीं जानता था, लेकिन 3 घंटे में उस विमान का कमांडर इंटरकॉम पर उसका नाम चिल्लाएगा और 143 यात्री अपनी सांसें रोक लेंगे। उसका नाम था मीरा शर्मा। वह 26 साल की थी। वह गुरुग्राम के बाहरी इलाके में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। वह एक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर रख रखाव तकनीशियन के रूप में काम करती थी। वह बस इतना कमाती थी जिससे गुजारा हो जाए, उतना ही खाती थी जितना जरूरी था और ज्यादा नहीं मांगती थी। उस दिन वह बेंगलुरु जा रही थी, न पर्यटन के लिए न काम के लिए। वह इसलिए यात्रा कर रही थी क्योंकि उसके पिता कर्नाटक के एक अस्पताल में थे और कोई और नहीं जा सकता था। उसने अपने खाते में बचे आखिरी 2500 रुपये से टिकट खरीदा था। सबसे कम किराया, पीछे की सीट, कोई चेक इन सामान नहीं, कोई इन फ्लाइट भोजन नहीं। जब वह विमान में चढ़ी तो सुनहरे बाल वाली फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और प्लास्टिक की मुस्कान के साथ ऊपर के डिब्बे की ओर इशारा किया। ऊपर, कृपया जल्दी करें, हम उड़ान में देरी कर रहे हैं। मीरा ने जवाब नहीं दिया। उसने अपना बैग रखा, बैठ गई, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने पिता के बारे में सोचने लगी। 14वीं सीट पर बैठा आदमी अलग था। गहरा सूट, चांदी की घड़ी, उसकी गोद में एक काला चमड़े का ब्रीफकेस रखा हुआ था। जब विमान पीछे की ओर धकेला गया तो उसने अपने फोन से नजर भी नहीं हटाई। उसका नाम था श्री अनिल गुप्ता, बेंगलुरु स्थित एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के क्षेत्रीय निदेशक, 48 साल के, फर्स्ट क्लास के आदी। उस दिन इकोनॉमी क्लास में क्योंकि उसकी सेक्रेटरी ने गलत फ्लाइट बुक कर ली थी। वह 20 मिनट से गुस्से वाले वॉइस मैसेज छोड़ रहा था। जैसे ही विमान टैक्सी करने लगा, मीरा ने एक पल के लिए अपनी आंखें खोलीं और खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली का आसमान साफ, नीला, स्वच्छ, ठंडा, एकदम सही था। उस आसमान में कुछ ऐसा था जिसने उसे शांत कर दिया। यह उसे हमेशा शांत करता था। बचपन से ही उसके पिता कैप्टन रवि शर्मा एक पायलट थे, वाणिज्यिक विमानों के नहीं बल्कि सैन्य विमानन के। भारतीय वायुसेना में 23 साल उन्होंने लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और प्रशिक्षण मिशन उड़ाए थे। उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में लैंडिंग की थी जिसकी कल्पना अधिकांश पायलट नहीं कर सकते। और जब मीरा 6 साल की थी तब से उसके पिता उसे हवाई अड्डे ले जाते थे। उन्होंने उसे गुणा करना सीखने से पहले उपकरणों को पढ़ना सिखाया। उन्होंने उसे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है यह समझने से पहले इंजन फेल होने का मतलब समझाया। उन्होंने उसे सब कुछ विफल होने पर शांत रहना सिखाया। विमान डरते नहीं, उसके पिता उसे कहते, उसे नियंत्रण के सामने अपनी गोद में बिठाते हुए, डर तुम्हारा है, इसे कॉकपिट के बाहर छोड़ दो। मीरा ने सीखा। उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसे 22 साल की उम्र में अपना निजी पायलट लाइसेंस मिला। वह अपने पिता की तरह वायुसेना अकादमी में शामिल होना चाहती थी, लेकिन अकादमी ने उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया। आधिकारिक कारण, उच्च दबाव वाले वातावरण के लिए अनुपयुक्त मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल, एक नौकरशाही झूठ। मीरा यह जानती थी। मूल्यांकनकर्ता ने अपनी निजी रिपोर्ट में एक पंक्ति लिखी थी जो उसे कुछ महीनों बाद लीक हो गई थी। बहुत शांत, उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं देती। बहुत शांत, जैसे कि शांत रहना एक दोष हो, जैसे कि घबराहट महसूस न करना एक कमजोरी हो। वह क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर काम करने लगी। वह विमानों की मरम्मत करती थी। वह उन्हें अंदर और बाहर से जानती थी, हर तार, हर वाल्व, हर प्रणाली, लेकिन उसने कभी उन्हें नहीं उड़ाया। आधिकारिक तौर पर नहीं। उड़ान भरने के 32 मिनट बाद विमान ने क्रूजिंग ऊंचाई प्राप्त कर ली। अनिल गुप्ता ने तुरंत एक कॉफी ऑर्डर की। फ्लाइट अटेंडेंट, जिसका नाम उसके बैज के अनुसार पूजा था, ने उसे एक चौड़ी मुस्कान के साथ परोसा और पूछा कि क्या उसे और कुछ चाहिए। उसने अपने फोन से नजरें उठाए बिना जवाब दिया, मुझे परेशान मत करो। पूजा ने सिर हिलाया और गलियारे के बाकी यात्रियों की ओर मुड़ गई। वह मीरा के पास से बिना कुछ पूछे गुजर गई। मीरा को इसकी उम्मीद नहीं थी। कोई बात नहीं। उसने अपने बैकपैक से पानी की बोतल और एल्यूमिनियम फॉइल में लिपटा एक साधारण सैंडविच निकाला, जिसे उसने उस सुबह घर पर बनाया था। अनिल गुप्ता ने उसे तिरछी नजर से देखा, हल्का सा भौहें चढ़ाईं और अपने फोन पर वापस चला गया। मीरा चुपचाप खा रही थी। खिड़की के बाहर
बादलों का समुद्र अनंत और सफेद सुंदर फैला हुआ था। उड़ान भरने के 40 मिनट बाद कुछ बदल गया। यह कोई आवाज नहीं थी, यह कोई अचानक हलचल नहीं थी, यह एक अनुपस्थिति थी। इंजनों की लगातार गूंज, वह आवाज जिसे यात्री पहले कुछ मिनटों के बाद सुनना बंद कर देते हैं, थोड़ी सी, लगभग अदृश्य रूप से, लगभग अपनी आवृत्ति बदल गई। मीरा ने इसे सुना। जिस किताब को वह पढ़ रही थी उससे नजरें उठाईं, भौहें चढ़ाईं और फिर से सुनी। दाहिने इंजन की गति थोड़ी बदल गई थी, ज्यादा नहीं लेकिन काफी। उसने धीरे से किताब बंद की, खिड़की से बाहर देखा। दाहिने टरबाइन अभी भी घूम रहा था, देखने में सामान्य था लेकिन आवाज में कुछ सही नहीं था। उसने गहरी सांस ली। शांत रहो, उसने सोचा। यह कम तीव्रता वाला टर्बुलेंस हो सकता है, यह एक सामान्य थर्मल वेरिएशन हो सकता है, लेकिन वह सुनती रही और आवाज कभी सामान्य नहीं हुई। उसी क्षण कॉकपिट में कमांडर राकेश कुमार एक ऐसी स्क्रीन को घूर रहे थे जो उसे दिखाना नहीं चाहिए था। उनके को पायलट सुरेश यादव अपने हाथों को हल्के से नियंत्रण पर रखे हुए थे। दोनों में से कोई नहीं बोल रहा था, क्योंकि उन्होंने उपकरणों पर जो देखा उसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था, और क्योंकि जिस प्रोटोकॉल को वे सक्रिय करने वाले थे वह ऐसा था जिसे कोई भी पायलट कभी सक्रिय नहीं करना चाहता। गलियारे में पूजा अपनी सामान्य मुस्कान के साथ ट्रे एकत्र कर रही थी। किसी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अनिल गुप्ता ईमेल भेजना जारी रख रहे थे। सीट 11 में लड़का आरव अपनी मां के कंधे पर सिर रखकर सो रहा था, और मीरा शर्मा की आंखें दाहिने टरबाइन पर टिकी थीं, इंतजार कर रही थीं, यह जानते हुए कि कुछ बहुत गलत हो रहा था। तभी विमान हिल गया। एक सूखा तेज झटका। यह अशांति नहीं थी। ट्रे गिर गईं, कई यात्री चिल्लाए और इंटरकॉम से खड़खड़ाहट की आवाज आई। कमांडर राकेश कुमार की तनावपूर्ण, नियंत्रित लेकिन तनावपूर्ण आवाज पूरे केबिन में भर गई। देवियों और सज्जनों, यह आपके कप्तान बोल रहे हैं। हम आपसे अपनी सीटों पर बेल्ट कसकर बैठे रहने का अनुरोध करते हैं। हम एक तकनीकी स्थिति का प्रबंधन कर रहे हैं। चिंता का कोई कारण नहीं है। खामोशी। अनिल गुप्ता ने 40 मिनट में पहली बार अपने फोन से नजरें उठाईं। 11 में आरव जाग गया और धीरे से पूछा, मां, क्या हुआ? और मीरा शर्मा ने अपनी किताब छोड़ दी थी, अपनी पानी की बोतल रख दी थी और उसकी आंखें गलियारे पर थीं, हिसाब लगा रही थीं, क्योंकि वह जानती थी कि क्या हुआ था, और वह जानती थी उसी निश्चितता के साथ जो उसके पिता ने उसे सिखाई थी कि अगले कुछ मिनट सब कुछ बदल देंगे। विमान फिर से हिल गया, इस बार और जोर से। ऑक्सीजन मास्क ऊपर के डिब्बों से पीले फूलों की तरह गिरे। नारंगी प्लास्टिक सिर के ऊपर हिल रहा था। पीछे कोई चिल्लाया। एक और यात्री अपने फोन को कान से लगाकर अपने परिवार को फोन कर रहा था। हालांकि हवाई जहाज मोड अभी भी सक्रिय था। अनिल गुप्ता ने आर्मरेस्ट पटका। उसका ब्रीफकेस फर्श पर गिर गया। उसने उसे नहीं उठाया। मीरा पहले ही खड़ी हो चुकी थी। वह दौड़ी नहीं, चिल्लाई नहीं, वह धीरे धीरे उठी, उस सटीकता के साथ जैसे किसी ने अपने दिमाग में इस पल का 1000 बार पूर्वाभ्यास किया हो। उसने कॉकपिट की ओर देखा। दरवाजा अभी भी बंद था। पूजा, सुनहरे बालों वाली फ्लाइट अटेंडेंट, गलियारे में हाथ फैलाकर चल रही थी, यात्रियों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसकी प्लास्टिक की मुस्कान गायब हो गई थी। उसकी जगह कुछ और ईमानदार था, डर। मीरा ने उसे रोका। कॉकपिट में क्या हो रहा है? पूजा ने उसे देखकर अविश्वास से देखा। कृपया मैम, अपनी सीट पर वापस जाएं और अपनी सीट बेल्ट कस लें। मैं एक प्रमाणित एरोनॉटिकल तकनीशियन हूं। मीरा की आवाज धीमी, दृढ़, बिना थरथराहट की थी। दाहिने इंजन ने तेल का दबाव खो दिया है। मैंने झटके से पहले इसे सुना। मुझे कमांडर से बात करनी है। पूजा ने पलकें झपकाईं। मैम, आपको अनुमति नहीं है कि? अगर कमांडर को पहले ही पता है तो मुझे उससे बात करने से कुछ भी नहीं खोना है। मीरा ने उसकी आंखों में सीधे देखा। और अगर उसे नहीं पता तो हम समय बर्बाद कर रहे हैं। 2 सेकंड की चुप्पी। पूजा ने अपना फैसला किया। कॉकपिट का दरवाजा 30 सेकंड बाद खुल गया। कमांडर राकेश कुमार एक 52 वर्षीय व्यक्ति थे, जिनके बाल सफेद थे, जबड़ा चौकोर था और उन्हें 30 साल का उड़ने का अनुभव था। उन्होंने हिंद महासागर के ऊपर तूफानों का सामना किया था। उन्होंने भोपाल में शून्य दृश्यता में लैंडिंग की थी। उन्हें कभी किसी यात्री से यह बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि क्या खराब हो रहा है। लेकिन यह दिन अलग था, क्योंकि उनकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा था जो उन्होंने कभी किसी मैनुअल में नहीं पढ़ा था। उसने मीरा को देखा। एक युवा महिला, ग्रे स्वेटर, कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई दिखने वाला पहचान पत्र नहीं। आप कौन हैं? मीरा शर्मा, एयरोनॉटिकल रखरखाव तकनीशियन, गुरुग्राम क्षेत्रीय हवाई अड्डा, निजी पायलट लाइसेंस।
मेरे पिता 23 साल तक भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट थे। कुमार ने उसके चेहरे का अध्ययन किया। कोई घबराहट नहीं थी, कोई कृत्रिम तात्कालिकता नहीं थी, केवल स्पष्टता थी। अंदर आओ, उसने कहा। कॉकपिट में धातु और ठंडी कॉफी की गंध थी। सुरेश यादव सह पायलट 34 साल के थे और नियंत्रण पर उनके पोर सफेद पड़ गए थे। उन्होंने मीरा को अंदर आते देखा और भौहें चढ़ाईं। यह क्या है? एक दूसरी राय, कुमार ने जवाब दिया। मीरा ने कुछ भी छुए बिना उपकरणों के पास गई। उसकी आंखें स्क्रीन पर उसी गति से घूम रही थीं जैसे उसके पिता ने उसे डैशबोर्ड पढ़ना सिखाया था। पहले इंजन, फिर हाइड्रोलिक सिस्टम, फिर ईंधन का दबाव। उसने जो देखा उससे उसका खून जम गया, लेकिन उसका चेहरा नहीं बदला। दाहिना इंजन धीरे धीरे विफल हो रहा है। उसने बिना छुए इशारा किया। टरबाइन का तापमान सीमा से बाहर है, तेल का दबाव घट रहा है। लेकिन यह, उसकी आंखें दूसरी स्क्रीन पर रुक गईं। यह सिर्फ इंजन नहीं है। कुमार ने अपनी बाहें क्रॉस कर लीं। आप क्या देखते हैं? द्वितीयक हाइड्रोलिक प्रणाली देर से प्रतिक्रिया दे रही है। आपने सर्किट ए में लोड स्थानांतरित करने की कोशिश की है। सुरेश यादव ने अपना मुंह खोला, बंद किया, कुमार को देखा। कुमार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के भाव में कुछ बदलाव आया। हमने 12 मिनट पहले कोशिश की थी, कमांडर ने धीरे से कहा। इसने उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं दी। मीरा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। आपके पास कितना ईंधन है? 2 घंटे 20 मिनट की उड़ान के लिए। लंबी रनवे वाला निकटतम हवाई अड्डा पुणे 47 मिनट। मीरा ने चुपचाप गणना की। विमान थोड़ा कांपा। एक नरम कंपन, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लगभग अगोचर जो विमान के शरीर को पढ़ना नहीं जानता था। उसने इसे अपने पैरों में महसूस किया। लैंडिंग गियर को मैनुअल विस्तार की आवश्यकता होगी, उसने कहा। द्वितीयक हाइड्रोलिक सर्किट पूरी तरह से उतरने के चक्र को बनाए नहीं रखेगा। यदि आप इसे स्वचालित रूप से सक्रिय करते हैं तो आप महत्वपूर्ण क्षण में फ्लैप का नियंत्रण खो सकते हैं। कॉकपिट में पूरी तरह से सन्नाटा। सुरेश यादव की नजर उस पर टिकी हुई थी। आपको यह कैसे पता? क्योंकि मैं इस मॉडल को जानती हूं। मीरा ने एक साइड पैनल की ओर इशारा किया। मैंने पिछले 2 सालों में इस श्रृंखला के 4 विमानों की मरम्मत की है। आपके पास जो विफलता है उसका एक पैटर्न है। मैंने इसे जमीन पर 2 बार देखा है, उड़ान में कभी नहीं। कुमार ने अपनी बाहें खोलीं, उसे 3 लंबे सेकंड तक देखा, फिर अपने को पायलट की ओर मुड़े। सुरेश, आपातकालीन अवतरण प्रोटोकॉल तैयार करो, पुणे से संपर्क करो। सुरेश ने सिर हिलाया और रेडियो उठाया। कुमार ने फिर मीरा को देखा। तुम यहीं रहो। यह कोई सवाल नहीं था। जब सुरेश पुणे नियंत्रण से बात कर रहा था तो मीरा साइड पैनल के पास खड़ी हो गई और व्यवस्थित रूप से सर्किट की जांच करने लगी। उसके हाथ सटीकता से, बिना जल्दबाजी के, बिना कांपे चल रहे थे। कुमार ने उसे तिरछी नजर से देखा। आप बेंगलुरु क्यों जा रही हैं? उसने अचानक पूछा। मीरा ने जांच करना बंद नहीं किया। मेरे पिता अस्पताल में भर्ती हैं। एक ठहराव। क्या यह गंभीर है? मुझे अभी तक नहीं पता। कुमार ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी नजर में कुछ 1 मिलीमीटर नरम हो गया। यात्री केबिन में माहौल बदल गया था। पूजा और अन्य 2 अटेंडेंट शांत आवाजों से व्यवस्था बनाए हुए थे, लेकिन यात्रियों ने ऑक्सीजन मास्क लटके हुए देखे और घबराहट शब्दों से शांत नहीं हुई। अनिल गुप्ता ने पिछले 15 मिनट में अपने सचिव, अपने वकील और अपने साथी को फोन किया था। उसने तीनों से कहा था कि अगर कुछ भी होता है तो वे जानते हैं कि क्या करना है। सीट 11 में आरव, जो 7 साल का था, खिड़की से बड़ी बड़ी आंखों से बाहर देख रहा था। माँ, उसने धीरे से कहा। उसकी माँ, एक गहरे बालों वाली महिला जिसके हाथ बेचैन थे, ने जवाब दिए बिना उसे गले लगा लिया। माँ, क्या तुम वह विमान देख रही हो? महिला ने खिड़की से बाहर देखा। बाईं ओर एक पर्याप्त दूरी पर समानांतर उड़ते हुए एक सिलहूट दिखाई दिया। एक सैन्य लड़ाकू विमान, ग्रे, तेज, वाणिज्यिक विमान के अंदर से शांत। आरव ने अपनी नाक खिड़की से सटा दी। यह हमें एस्कॉर्ट कर रहा है। उसकी मां नहीं जानती थी कि क्या कहना है। कॉकपिट में कुमार पहले से ही जानते थे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के हवाई यातायात नियंत्रण ने भारतीय वायुसेना के 2 तेजस लड़ाकू विमानों को तैनात किया था। जैसे ही इंडिगो एयरलाइंस 217 ने तकनीकी आपातकाल घोषित किया, मानक प्रोटोकॉल, लेकिन जो मानक नहीं था वह था जो पुणे नियंत्रण ने अभी अभी सूचित किया था। सुरेश यादव ने सुना। उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसने रेडियो बंद कर दिया और कुमार की ओर मुड़ा। कमांडर, उसकी आवाज अजीब सी सपाट थी। पुणे को एक समस्या है। कुमार ने इंतजार किया। मुख्य रनवे बंद है। 20 मिनट पहले जमीन पर एक घटना हुई थी। पूरी तरह से अवरुद्ध, खामोशी। द्वितीयक चालू है,
लेकिन यह 1800 मीटर है। मीरा ने ऊपर देखा। उस आकार के विमान के लिए 1800 मीटर, एक क्षतिग्रस्त हाइड्रोलिक प्रणाली और धीरे धीरे विफल हो रहे दाहिने इंजन के साथ, ठीक वही था जिसे मैनुअल ने एक महत्वपूर्ण न्यूनतम मार्जिन कहा था। नहीं, असंभव। लेकिन गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल नहीं। कुमार ने अपनी आंखें आधे सेकंड के लिए बंद कर लीं, फिर उन्हें खोला। विकल्प: चेन्नई 72 मिनट दूर है। हमारे पास जो ईंधन है उससे हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। विमान फिर से हिल गया। इस बार दाहिने इंजन ने एक अलग आवाज निकाली, एक आवाज जिसे मीरा जानती थी, एक आवाज जिसका मतलब था कि निर्णय का समय समाप्त हो गया था। पुणे, उसने पूर्ण शांति से कहा। सेकेंडरी रनवे, हमें अभी मैन्युअल डिसेंट की तैयारी करनी होगी। कुमार ने उसे देखा। क्या तुम निश्चित हो? मीरा ने अपने पिता के बारे में सोचा। नियंत्रण पर उनके हाथ, उनकी आवाज जो उसे गुरुग्राम के उस छोटे से हवाई अड्डे पर इतनी बार कहती थी, विमान डरते नहीं, डर तुम्हारा है, इसे कॉकपिट के बाहर छोड़ दो। हाँ, उसने जवाब दिया, और वह निश्चित थी। सुरेश यादव ने वंशक्रम शुरू किया। कुमार ने नियंत्रण संभाला और मीरा शर्मा, 14 से महिला, बिना वर्दी के और बिना दृश्य पहचान पत्र के तकनीशियन, हाइड्रोलिक पैनल के बगल में खड़ी हो गई, तैयार, क्योंकि ठीक 43 मिनट में वह विमान पुणे में उतरेगा या कहीं नहीं उतरेगा। और वह अकेली व्यक्ति थी जो जानती थी कि पहले वाले को घटित करने के लिए क्या करना होगा। बिल्कुल सही। लेकिन उस विमान में किसी को भी, न कुमार को, न सुरेश को, न ही अपनी बेल्ट कसकर बैठे 143 यात्रियों को, अभी तक यह नहीं पता था कि हाइड्रोलिक प्रणाली की समस्या यांत्रिक खराबी नहीं थी। इसे जानबूझकर किया गया था। इसे जानबूझकर किया गया था। मीरा ने इसे अपने सिर में एक बार, सिर्फ एक बार दोहराया। फिर उसने इसे उसी जगह रख दिया जहां वह सब कुछ रखती थी जिसे वह उस पल में हल नहीं कर सकती थी। बाद में, पहले उतरना। लेकिन उसका मन नहीं रुका। जब उसके हाथ सटीक हरकतों से हाइड्रोलिक पैनल की जांच कर रहे थे, तो उसका एक हिस्सा शुरू से ही उपकरणों पर उसने जो देखा था उसे फिर से बना रहा था। खराबी इंजन से शुरू नहीं हुई थी। यह पहले, बहुत पहले, जब विमान अभी भी जमीन पर था, तब शुरू हुई थी। आधुनिक वाणिज्यिक विमानन प्रणालियों में एक स्व निदान प्रोटोकॉल होता है जो उड़ान भरने से पहले टैक्सिंग के दौरान सक्रिय होता है। वह प्रोटोकॉल प्रत्येक सर्किट की स्थिति दर्ज करता है। और मीरा ने द्वितीयक स्क्रीन पर जो देखा था, उस त्रुटि कोड में, जो पैनल के निचले कोने में स्पष्ट रूप से चमक रहा था, वह एक ऐसा क्रम था जो किसी भी स्वतः यांत्रिक खराबी के अनुरूप नहीं था। यह बाहरी हस्तक्षेप का एक क्रम था। किसी ने विमान के उड़ान भरने से पहले द्वितीयक हाइड्रोलिक प्रणाली में हेरफेर किया था। इसे तुरंत नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि इसे धीरे धीरे खराब करने के लिए, ताकि यह ठीक उसी समय विफल हो जाए जब इसे विफल होना था। 10 मीटर की ऊंचाई पर, जमीन से दूर, बिना किसी सुविधाजनक विकल्प के, कुमार नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। सुरेश पुणे से समन्वय कर रहा था। मीरा ने अभी कुछ नहीं कहने का फैसला किया। इसे अभी कहने से उन्हें क्या करना था, वह नहीं बदलता। यह केवल एक बोझ जोड़ता जिसे उस कॉकपिट में उस समय किसी को भी जरूरत नहीं थी। पहले उतरना, फिर पूछना कि कौन और क्यों। सर्किट स्थिर हो गया है, उसने धीरे से कहा। हम फ्लैप के लिए पर्याप्त दबाव बनाए रख सकते हैं यदि हम नोज गियर की मांग कम करें। हमें पहले मुख्य गियर को नीचे करना होगा और मैन्युअल रूप से क्षतिपूर्ति करनी होगी। सुरेश ने अपना सिर घुमाया। यह मानक प्रोटोकॉल में नहीं है। मानक प्रोटोकॉल सामान्य यांत्रिक विफलताओं के लिए लिखा गया था। मीरा ने अपनी आवाज बदले बिना जवाब दिया। यह कोई सामान्य यांत्रिक विफलता नहीं है। कुमार ने कृत्रिम क्षितिज से अपनी नजरें हटाए बिना सुना। वर्तमान ईंधन और उपलब्ध रनवे की लंबाई के साथ आपकी अनुक्रम का पालन करने पर हमारे पास कितना मार्जिन है? रनवे के अंत में लगभग 40 मीटर का मार्जिन, अगर हम सही कोण पर और बिना क्रॉसविंड के आते हैं। पुणे में 12 नॉट का क्रॉसविंड रिपोर्ट किया गया है, सुरेश ने कहा। सन्नाटा। 12 समुद्री मील की क्रॉसविंड, 1800 मीटर का रनवे, क्षतिग्रस्त हाइड्रोलिक प्रणाली, धीरे धीरे विफल हो रहा दाहिना इंजन, 40 मीटर का मार्जिन, एक सफल लैंडिंग और सब कुछ के अंत के बीच 20 मीटर बन गया। मीरा ने गणना की, सांस ली। यह अभी भी संभव है, उसने कहा। आगे जो हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कॉकपिट का इंटरकॉम खड़खड़ाया। पूजा की आवाज तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रित होकर आई। कमांडर, यात्री केबिन में एक स्थिति है। कुमार ने नियंत्रण छोड़े बिना भौहें चढ़ाईं। किस तरह की स्थिति? एक यात्री पीछे का आपातकालीन दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है।
2 सेकंड का सन्नाटा। क्या? सीट 14 में बैठे सज्जन ने कहा है कि उन्हें विमान छोड़ने का अधिकार है। वह उत्तेजित हैं। सुरेश यादव ने धीमी आवाज में एक शब्द कहा। मीरा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अनिल गुप्ता। बेशक। यात्री केबिन में स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ गई थी जिसकी पूजा ने उम्मीद नहीं की थी। अनिल गुप्ता पीछे के गलियारे में खड़ा था। उसकी टाई ढीली थी, उसकी जैकेट सिकुड़ी हुई थी, उसकी आंखें घबराहट और अहंकार के मिश्रण से चमक रही थीं, जो केवल वे पुरुष उत्पन्न करते हैं जिन्हें कभी रोका नहीं गया। मुझे जानने का अधिकार है कि क्या हो रहा है, उसने जोर से दोहराया। मैं इस एयरलाइन का प्रीमियम ग्राहक हूं। मैं अभी कमांडर से बात करने की मांग करता हूं। मिस्टर अनिल, कृपया अपनी सीट पर वापस जाएं, पूजा ने पेशेवर शांति से कहा। मुझे आदेश मत दो। उसकी आवाज पूरे केबिन में भर गई। किसी को कुछ करना होगा, यह विमान नीचे गिर रहा है। आरव ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ा। 16 नंबर सीट पर बैठी एक बुजुर्ग महिला, सुमति देवी, ने गुजराती में कुछ बुदबुदाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। 13 में एक दाढ़ी वाला युवा व्यक्ति धीरे धीरे खड़ा हुआ। सुनो, उसने शांत आवाज में कहा, तुम्हारे सामने एक बच्चा है, बैठ जाओ। अनिल गुप्ता ने उसे ऐसे देखा जैसे वह अदृश्य हो। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? मेरा नाम डेविड है, मैं एक नर्स हूं। उस व्यक्ति ने शांति से सीट की ओर इशारा किया। और अगर तुम अभी नहीं बैठते तो इस विमान पर सबसे गंभीर समस्या तुम होने वाले हो। बैठ जाओ। डेविड के लहजे में कुछ ऐसा था जिसने अनिल गुप्ता को रोक दिया। यह आक्रामक नहीं था, यह बस अडिग था। अनिल गुप्ता ने चारों ओर देखा। 142 जोड़ी आंखें उसे देख रही थीं। वह बैठ गया। कॉकपिट में मीरा ने पूजा का सारांश सुना और राहत जैसा कुछ महसूस किया। स्थिति नियंत्रित है, पूजा ने पुष्टि की। अच्छा, कुमार ने कहा, व्यवस्था बनाए रखो, हम 8 मिनट में उतरना शुरू करेंगे। उसने इंटरकॉम बंद कर दिया। उसने मीरा को देखा। तैयार हो? उसने सिर हिलाया। लेकिन इससे पहले कि कुमार नियंत्रण पर वापस लौटते, मीरा ने बात की। कमांडर, मुझे आपको कुछ बताना है। उसने इंतजार किया। इस विमान में जो खराबी आ रही है वह दुर्घटना नहीं थी। कॉकपिट में हवा बदल गई। सुरेश यादव ने उपकरणों से नजरें हटाईं। कुमार ने एक भी हरकत नहीं की। अपनी बात समझाओ। मीरा ने द्वितीयक पैनल की ओर इशारा किया। यह त्रुटि कोड फसात, जिसके बाद 3 शून्य है। इस श्रृंखला के हाइड्रोलिक सिस्टम में वह संयोजन प्राकृतिक घिसाव या स्वतः विफलता से प्रकट नहीं हो सकता। उड़ान से पहले दबाव सर्किट में मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। किसी ने जमीन पर सिस्टम तक पहुंच प्राप्त की थी। लंबा सन्नाटा। क्या आप अपनी बात पर निश्चित हैं? कुमार की आवाज धीमी, खतरनाक रूप से धीमी थी। मैंने यह कोड पहले एक बार देखा है। मीरा ने उसे सीधे देखा। एक घटना रिपोर्ट में, जिसे कभी आधिकारिक तौर पर प्रकाशित नहीं किया गया था। 3 साल पहले पुणे में उसी श्रृंखला का एक विमान, जमीन पर हस्तक्षेप, विफलता अरब सागर के ऊपर हुई थी। वे भाग्यशाली थे। सुरेश यादव का झबड़ा कस गया। ऐसा कौन करेगा? मुझे वह नहीं पता। मीरा पैनल पर वापस लौट आई। लेकिन इस उड़ान में कोई ऐसा हो सकता है जो जानता हो। कुमार ने 2 सेकंड में फैसला किया। उन्होंने दिल्ली हवाई अड्डे के नियंत्रण केंद्र से सीधा संचार चैनल सक्रिय किया। दिल्ली केंद्र, यह इंडिगो एयरलाइंस 217 है। मुझे आपसे उड़ान और यात्रियों पर एक सुरक्षा प्रोटोकॉल शुरू करने की आवश्यकता है। उड़ान भरने से पहले जमीन पर संभावित हस्तक्षेप, मैं दोहराता हूं, जमीन पर संभावित हस्तक्षेप, पुष्टि करें कि प्राप्त हुआ। जवाब 12 सेकंड में आया। इंडिगो एयरलाइंस 217 प्राप्त हुआ। प्रोटोकॉल सक्रिय, लगातार संचार बनाए रखें। 1 सुरक्षा सेवाओं को सूचित कर दिया गया है। सुरेश ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। मीरा पैनल से नहीं हिली। बाहर 2 तेजस लड़ाकू विमान अपनी मूक एस्कॉर्ट जारी रखे हुए थे। सुबह का सूरज उन्हें पूरब से रोशन कर रहा था। विमान के अंदर से पहली नजर में वे लगभग शांत लग रहे थे। लगभग पुणे के लिए 31 मिनट शेष थे। दाहिना इंजन खराब होता जा रहा था और मीरा हाथों को पैनल पर रखे और मन को पूरी तरह से शांत रखते हुए उस उड़ान के यात्रियों के बारे में सोचने लगी। 143 लोग, उनमें से कितने कुछ जानते थे, कितने कुछ भी नहीं जानते थे, और उनमें से कौन वह कारण था जिसके लिए कोई चाहता था कि यह विमान कभी अपने गंतव्य तक न पहुंचे। उसने अनिल गुप्ता के बारे में सोचा। गहरा सूट, चांदी की घड़ी, सिर्फ एक डरे हुए कार्यकारी होने के लिए बहुत ज्यादा घबराया हुआ, अपनी घबराहट में बहुत विशिष्ट, जैसे कोई जानता हो कि क्या होना चाहिए और महसूस कर रहा हो कि यह उनकी योजना के अनुसार नहीं हो रहा है। मीरा ने उस विचार को अलग रख दिया। उसने उसे उसी जगह रख दिया जहां वह सब कुछ रखती थी, जिसे वह अभी तक हल नहीं कर सकती थी। बाद में, पहले उतरना।
29 मिनट शेष थे और विमान ने अभी अभी अपना दाहिना इंजन पूरी तरह से खो दिया था। 10 मीटर की ऊंचाई पर एक ही इंजन। पुणे के लिए 29 मिनट शेष थे। मीरा ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। बाईं क्षतिपूर्ति सर्किट को अधिकतम करो। उसके हाथ पहले ही पैनल पर थे। हमें अभी लोड को पुनर्वितरित करने की आवश्यकता है या हम वंश में पार्श्व स्थिरता खो देंगे। कुमार ने बिना पूछे निष्पादित किया। सुरेश ने पुणे से धीमी तेजी से आवाज में समन्वय किया। विमान ने धीरे धीरे प्रतिक्रिया दी, जैसे एक घायल जानवर जो अभी भी आज्ञा मानता है लेकिन आज्ञा मानता है। बाहर 2 तेजस लड़ाकू विमानों ने अपनी स्थिति समायोजित की। वे करीब आ गए। 14 की खिड़की से नाम को सीसांदी जो अब खाली थी। पोर्ट फाइटर पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। सैन्य पायलट ने अपना सिर वाणिज्यिक विमान की ओर घुमाया। एक संक्षिप्त, लगभग मानवीय इशारा, जैसे कह रहा हो, हम यहां हैं। आरव, 11 में लड़का, ने इसे देखा, धीरे से अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों से लहराया। लड़ाकू पायलट उसे नहीं देख सकता था, लेकिन आरव ने फिर भी लहराया। उसकी मां ने उसे देखा और अपने सीने में कुछ ऐसा कसता हुआ महसूस किया जो सिर्फ डर नहीं था। कॉकपिट में कुमार ने कृत्रिम क्षितिज से अपनी आंखें हटाए बिना बात की। शर्मा, यह पहली बार था जब उसने उसका उपनाम इस्तेमाल किया था। आप रखरखाव में कितने समय से काम कर रही हैं? 4 साल। क्या आप पहले कभी किसी वास्तविक आपात स्थिति के दौरान कॉकपिट में रही हैं? नहीं। एक ठहराओ, मैं तुम्हें बता देता। कुमार ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं जानता हूं। 10 सेकंड की चुप्पी। केवल उपकरण, केवल बाएं इंजन की अकेली गूंज। आपके पिता क्या उड़ाते थे? शुरुआती वर्षों में मिग 29, फिर तेजस। रिटायर होने से पहले आखिरी 8 साल में प्रशिक्षक थे। कुमार ने इस पर विचार किया। एक अच्छे पायलट, जिन्हें मैं जानता हूं, उनमें सबसे अच्छे। मीरा की आवाज नहीं कांपी, लेकिन उसमें कुछ 1 मिलीमीटर बदल गया। हालांकि वह कहते कि अगर आप क्रॉसविंड में लैंड नहीं कर सकते तो इसका कोई मतलब नहीं। कुमार ने कुछ ऐसा निकाला जो दूसरी परिस्थितियों में हंसी होती। उस पल में वह सिर्फ एक संक्षिप्त आवाज थी, लगभग अनसुनी लेकिन वास्तविक। सुरेश ने पुणे के साथ अपना संचार समाप्त किया और अपनी सीट पर मुड़ा। द्वितीयक रनवे साफ और तैयार है। आपातकालीन सेवाएं तैनात हैं। वह रुक गया। उन्हें दिल्ली से सुरक्षा प्रोटोकॉल भी मिल गया है। जमीन पर इकाइयां इंतजार कर रही हैं। मीरा ने बिना टिप्पणी किए सिर हिलाया। कुमार ने भी टिप्पणी नहीं की, लेकिन दोनों ने एक ही बात सोची। उस विमान में किसी को जब वे नीचे उतरेंगे तो बहुत लंबी बातचीत करनी होगी। 24 मिनट बाकी थे। मीरा ने कॉकपिट में प्रवेश करने के बाद तीसरी बार हाइड्रोलिक पैनल की जांच की। सर्किट ए ने दबाव बनाए रखा। फ्लैप के लिए पर्याप्त, लैंडिंग गियर के लिए पर्याप्त। अगर उन्होंने सही अनुक्रम को निष्पादित किया, पर्याप्त। वह शब्द ही उनके पास सब कुछ था। मैं तुम्हें उतरने का अनुक्रम समझाने जा रही हूं, मीरा ने कहा। मुझे चाहिए कि तुम इसे ठीक वैसे ही निष्पादित करो जैसा मैं वर्णन करती हूं। कुमार ने सिर हिलाया। सुरेश ने अपनी नोटपैड निकाली। एक स्वचालित पायलट का इशारा, जो महत्वपूर्ण है उसे लिखना। मीरा ने शुरू किया। रनवे से 16 किमी पर हम गति को 220 नॉट तक कम कर देंगे, इससे पहले नहीं। यदि हम पहले कम करते हैं तो बाएं इंजन पर भार गैर रैखिक रूप से बढ़ेगा और हम प्रतिक्रिया के लिए मार्जिन खो देंगे। सुरेश ने नोट किया। 8 किमी पर हम पहले मैन्युअल रूप से मुख्य लैंडिंग गियर विस्तार शुरू करेंगे। सर्किट ए उस ऑपरेशन को बनाए रख सकता है यदि हम एक ही समय में फ्लैप की मांग नहीं करते हैं। हम फ्लैप को 2 चरणों में फैलाते हैं। पहला चरण 30% तक, जब मुख्य गियर एक दृढ़ स्थिति में हो। दूसरा चरण 70% तक, दहलीज से 5 किमी पर। और नोज गियर? सुरेश ने पूछा। हम 3 किमी पर नोज गियर को विस्तारित करते हैं, जब सर्किट अपनी सीमा पर हो। यदि हम इसे पहले मांगते हैं तो हमें उस समय दबाव खोना पड़ सकता है जब हमें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। सुरेश ने एक पल के लिए लिखना बंद कर दिया। अगर नोज गियर समय पर विस्तारित नहीं होता है तो हम 2 बिंदुओं पर उतरेंगे। मीरा की आवाज सीधी थी। यह नियंत्रणीय है। मैंने सिमुलेशन देखे हैं, सही गति और सही कोण के साथ। यह नियंत्रणीय है। सिमुलेशन और एक प्रलेखित वास्तविक मामला। 6 साल पहले पुणे में एक मालवाहक विमान, कोई घायल नहीं हुआ था। सुरेश ने कुमार को देखा। कुमार क्षितिज को देख रहा था। जारी रखो, उसने कहा। मीरा ने अनुक्रम समाप्त किया। 4 मिनट के सटीक निर्देश, बिना अलंकरण के, बिना किसी अनावश्यक शब्द के। जब उसने समाप्त किया तो कॉकपिट 3 सेकंड के लिए शांत हो गया। सुरेश यादव ने अपनी नोटपैड को अपने पैनल पर रखा। उसने मीरा को उस अभिव्यक्ति के साथ देखा जो उसके प्रवेश करने के बाद बदल गई थी।
वह को पायलट नहीं था जिसने उसे दरवाजे से गुजरते हुए देखकर भौहें चढ़ाई थीं। तुम्हें यह सब कैसे पता? उसने पूछा। यह कोई आरोप नहीं था, यह एक वास्तविक सवाल था। मीरा ने गुरुग्राम के हवाई अड्डे पर बिताई शामों के बारे में सोचा, अपने पिता के बारे में, जो हर प्रणाली को अनंत धैर्य के साथ समझाते थे, जैसे कोई जानता हो कि यह ज्ञान किसी की जान बचा सकता है। उन तकनीकी मैनुअलों के बारे में जो उसने घिसकर पढ़ लिए थे। उन रातों के बारे में जब वह विमानन की प्रलेखित घटनाओं का अध्ययन करती थी, जब उसके सहकर्मी रात का खाना खाने जाते थे। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि एक अच्छा मैकेनिक पायलट से बेहतर विमान को जानता है। उसने जवाब दिया, क्योंकि पायलट को भरोसा होता है कि यह काम करता है, मैकेनिक जानता है कि यह कब काम करना बंद कर देगा। सुरेश ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसने और कुछ नहीं कहा, इसकी जरूरत नहीं थी। 19 मिनट शेष थे जब इंटरकॉम फिर से बजा। यह पूजा थी। कमांडर, चौदहद में बैठे सज्जन फिर से आपसे बात करने के लिए कह रहे हैं। वह कहते हैं कि उनके पास उड़ान के बारे में प्रासंगिक जानकारी है। मीरा ने अपना सिर घुमाया। कुमार और उसने एक दूसरे को देखा। उड़ान के बारे में प्रासंगिक जानकारी, लैंडिंग के, कुमार के आरान के सज्जन जानकारी है, बारे में नहीं, आपातकाल के बारे में नहीं, बल्कि उड़ान के बारे में। उसे बताओ कि जैसे ही स्थिति अनुमति देती है। कुमार ने शांति से जवाब दिया। उसने कहा है कि वह इंतजार नहीं कर सकता। उसने कहा है कि, पूजा ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी की। उसने कहा है कि वह जानता है कि यह किसने किया। कॉकपिट में पूरी तरह से सन्नाटा। सुरेश यादव की आंखें पैनल पर टिकी थीं। कुमार ने इंटरकॉम दबाया। पूजा, उसे अपनी सीट से हिलने मत दो और उसे किसी और से बात मत करने दो, समझा? उसने चैनल बंद कर दिया। उसने मीरा को देखा। वह पहले से ही उसे देख रही थी। अनिल गुप्ता, गहरे सूट और चांदी की घड़ी वाला आदमी, जो इकोनॉमी क्लास में आया था क्योंकि उसके सचिव ने गलत बुकिंग कर दी थी, जो किसी और से पहले घबरा गया था, जो अब दावा कर रहा था कि वह जानता है कि उड़ान भरने से पहले उस विमान की हाइड्रोलिक प्रणाली में किसने हेरफेर किया था। मीरा ने उन सभी विवरणों को मानसिक रूप से दोहराया जो उसने उड़ान में चढ़ने के बाद से देखे थे। काला चमड़े का ब्रीफकेस जिसे उसने कभी नहीं खोला, वह वॉइस मैसेज जो वह लगातार भेज रहा था, जिस तरह से वह अपनी घड़ी देख रहा था, समय जानने के लिए नहीं बल्कि कुछ गणना करने के लिए। वह घबराहट जो सिर्फ डर नहीं थी, वह उस व्यक्ति की घबराहट थी जिसे एक अलग परिणाम की उम्मीद थी। वह व्यक्ति जो जानता था कि क्या होना चाहिए और देख रहा था कि वह उनकी योजना के अनुसार नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉकपिट में एक युवा महिला थी। एक युवा महिला जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। एक युवा महिला जो ठीक वही ठीक कर रही थी जो किसी ने तोड़ा था। पुणे के लिए 15 मिनट शेष थे। बाएं इंजन अकेले आकाश की खामोशी में दहाड़ रहा था और मीरा शर्मा ने एक फैसला किया। कमांडर, मुझे एक पल के लिए यात्री केबिन में जाने की जरूरत है। कुमार ने भौहें चढ़ाईं। अभी समय नहीं है, यह 3 मिनट होंगे। उसकी आंखें नहीं झपकीं। मुझे 14 सीट में कुछ देखना है। एक ठहराओ, आप क्या उम्मीद करती हैं कि क्या मिलेगा? मीरा को काले चमड़े का ब्रीफकेस याद आया। कभी नहीं खोला गया, कभी जांचा नहीं गया, लेकिन हमेशा अनिल गुप्ता की गोद में रहता था, जैसे उसमें कुछ ऐसा था जिसे वह अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकता था। मुझे अभी तक नहीं पता, उसने जवाब दिया, लेकिन अगर मैं सही हूं तो उस ब्रीफकेस में जो है वह बाकी सब कुछ समझाता है। कुमार ने उसे 2 सेकंड तक देखा। 3 मिनट, उसने कहा। 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। मीरा ने कॉकपिट का दरवाजा पार किया। इकोनॉमी क्लास का गलियारा ठंडी कॉफी और संयमित डर की गंध से भरा था। 143 जोड़ी आंखें उसे आगे बढ़ते हुए देख रही थीं, कुछ उम्मीद के साथ, कुछ भ्रम के साथ, और एक 14 सीट पर बैठी हुई पूरी तरह से अलग कुछ के साथ, कुछ ऐसा जिसे मीरा ने उस पल में पहचान लिया जब उनकी नजरें मिलीं। यह डर नहीं था, यह गणना थी। अनिल गुप्ता उसे आंक रहा था, उसे माप रहा था, जैसे कोई अभी अभी समझा हो कि जिस समस्या को वह हल हो चुकी समझ रहा था वह बिल्कुल भी हल नहीं हुई थी। मीरा उसकी सीट के बगल में रुक गई। उसने उसे सीधे देखा। क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? उसने धीरे से कहा। अनिल गुप्ता ने अपना मुंह खोला, बंद किया, अपनी गोद में रखे ब्रीफकेस को देखा, और उसी क्षण विमान एक ऐसे झटके के साथ हिल गया जिसने कई यात्रियों को चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। प्रकाश संकेत पैनल टिमटिमाया और सुरेश यादव की आवाज इंटरकॉम से नियंत्रित तात्कालिकता के साथ आई। शर्मा, अभी कॉकपिट में आओ। मीरा ने अनिल गुप्ता से अपनी आंखें नहीं हटाईं। 1 और सेकंड, बस इतना पर्याप्त था कि उसे वह सब दिख जाए जो उसे देखना था। उसके हाथों में काले चमड़े के ब्रीफकेस के ऊपर कांपते हुए एक फोन था जिसमें एक खुली बातचीत थी और स्क्रीन पर एक नाम था
जिसे मीरा नहीं जानती थी, लेकिन वह हमेशा याद रखेगी। मीरा ने 1 सेकंड से भी कम समय में नाम याद कर लिया। ऐसे ही उसके पिता ने उसे उपकरण पढ़ना सिखाया था। देखो मत, रिकॉर्ड करो। वह मुड़ी और तेजी से कॉकपिट की ओर चली, दौड़ी नहीं। विमान अभी भी कांप रहा था, हिंसक रूप से नहीं। यह एक निरंतर गहरा कंपन था, जैसे एक थका हुआ जानवर जो आगे बढ़ता रहता है क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता है। मीरा ने अपने पीछे कॉकपिट का दरवाजा बंद कर दिया। सुरेश यादव के दोनों हाथ बैकअप नियंत्रणों पर थे। कुमार ने उस एकाग्रता के साथ पाठ्यक्रम बनाए रखा जिसने कॉकपिट के भौतिक स्थान को भर दिया था। मुख्य गियर, मीरा ने प्रवेश करते ही कहा। विस्तार बिंदु के लिए और कितना समय बचा है? 11 मिनट, सुरेश ने जवाब दिया। अच्छा, हम समय पर हैं। उसने हाइड्रोलिक पैनल के बगल में अपनी जगह ली। उसके हाथों ने वहीं से जांच करना फिर से शुरू कर दिया जहां उन्होंने छोड़ा था, मानो यात्री केबिन में पिछले 3 मिनट हुए ही ना हो। कुमार ने 4 सेकंड इंतजार किया। आपको क्या मिला? मीरा ने पैनल से नजरें नहीं हटाईं। अनिल गुप्ता के फोन पर एक नाम। क्या नाम? उसने इसे बताया। 2 शब्द, पहला नाम और उपनाम। सुरेश यादव ने लिखना बंद कर दिया। कुमार ने दिखने में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके हाथ नियंत्रण पर 1 मिलीमीटर और कस गए। केवल 1 मिलीमीटर, मीरा को यह नोटिस करने के लिए पर्याप्त। क्या आप उसे जानते हैं? उसने पूछा। 4 सेकंड का सन्नाटा। वह इंडिगो एयरलाइंस के रखरखाव निरीक्षक थे, कुमार ने धीरे से कहा। उन्हें 3 महीने पहले निलंबित कर दिया गया था, तकनीकी प्रमाण पत्रों में अनियमितताओं के लिए आंतरिक जांच। मीरा ने उस पर कार्रवाई की। टुकड़े ऐसे सटीकता से फिट हुए कि उसे लगभग दर्द हुआ। एक निलंबित निरीक्षक जिसके पास सिस्टम तक पहुंच थी, एक घबराया हुआ कार्यकारी जिसके पास एक ब्रीफ केस था जिसे उसने कभी नहीं खोला, हाइड्रोलिक सर्किट में एक हस्तक्षेप जिसके लिए उन्नत तकनीकी ज्ञान और उड़ान से पहले विमान तक भौतिक पहुंच की आवश्यकता थी। यह कोई यादृच्छिक हमला नहीं था, यह विमान में मौजूद किसी विशिष्ट व्यक्ति के खिलाफ एक विशिष्ट योजना थी। क्या इस उड़ान में कोई ऐसा यात्री है जो उच्च मूल्य का लक्ष्य है? मीरा ने पूछा। कोई ऐसा जिसे बेंगलुरु नहीं पहुंचना चाहिए? सुरेश और कुमार ने एक दूसरे को देखा। 1 सेकंड बहुत लंबा। मीरा ने इसे देखा। कौन? कुमार ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। सीट 7। यात्री को श्रीमती रंजना अय्यर के रूप में पंजीकृत किया गया है, जो एक भारतीय नागरिक हैं। दिल्ली से हमें मिले सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार वह एक यूरोपीय न्यायिक प्रक्रिया में एक संरक्षित गवाह हैं। वह गोपनीय रूप से यात्रा कर रही हैं। केबिन क्रू को भी नहीं पता था। सन्नाटा। किस तरह की प्रक्रिया? मीरा ने पूछा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय भ्रष्टाचार। कुमार ने अपनी आवाजें धीमी की। कई बड़े नाम, कई देश। ट्रायल 10 दिनों में बेंगलुरु में शुरू होगा। मीरा ने आधे सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। श्रीमती रंजना अय्यर, सीट 7। उसने उसे गलियारे से गुजरते हुए देखा था। 50 के दशक की एक महिला, गहरे बाल जिनमें सफेद लकीरें थीं, छोटे चश्मे, उसकी गोद में एक खुली किताब। विमान में सबसे कम ध्यान देने योग्य व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसे कोई कभी गवाही देने के लिए नहीं पहुंचाना चाहता था। विमान फिर से हिल गया। इस बार यह अलग था। यह इंजन का कंपन नहीं था, यह धड़ में कुछ था, कुछ ऐसा जिसे मीरा ने उपकरणों की पुष्टि करने से पहले ही पहचान लिया था। केबिन का दबाव, उसने तुरंत कहा। क्या आप C4 संकेतक देख रहे हैं? सुरेश ने उसे देखा। उसका चेहरा बदल गया। यह अभी भी धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, लेकिन अगर क्षतिग्रस्त हाइड्रोलिक सर्किट दबाव सील को प्रभावित कर रहा है तो हमें ऊंचाई कम करनी होगी, कुमार ने तत्काल निर्णय के साथ कहा। कम बाहरी दबाव अंतर को कम करता है। हम समय प्राप्त करते हैं, लेकिन बाएं इंजन में दक्षता खो देते हैं, सुरेश ने बताया। मैं जानता हूं, कुमार ने 1 सेकंड में फैसला किया। उसने वंश शुरू किया। विमान धीरे धीरे नियंत्रित रूप से उतरने लगा, लेकिन यात्रियों ने इसे महसूस किया। केबिन में कई लोगों ने आर्मरेस्ट पकड़े। आरव ने अपनी माथा खिड़की से सटा लिया। तेजस लड़ाकू विमान उनके साथ समानांतर स्थिर रूप से उतरते गए। सूरज उन्हें एक तरफ से रोशन कर रहा था और नीचे सफेद बादलों पर लंबी छाया डाल रहा था। आरव ने उन्हें देखा और कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ शीशे पर रख दिया जैसे कि वह उन्हें छू सकता था। उसकी मां ने उसे देखा और अपने सीने में कुछ ऐसा कसता हुआ महसूस किया जो सिर्फ डर नहीं था। डेविड, सीट 13 में नर्स, धीरे से खड़ा हुआ और पीछे की ओर चला गया। पूजा ने उसे रोका। सर, कृपया, मैं एक पैरामेडिक हूं, उसने धीरे से कहा। सोलहब में एक बुजुर्ग महिला हैं जो 10 मिनट से तेजी से सांस ले रही हैं। मैं उनके पास कुछ देर बैठूंगा।
ज्यादा देर नहीं लगेगी। पूजा ने उसे देखा। उसने सिर हिलाया। डेविड, सुमति देवी 78 वर्षीय एक बुजुर्ग गुजराती महिला के पास बैठ गया, जो उन चीजों से बची थी जिनकी उस विमान में बैठे कोई भी यात्री कल्पना नहीं कर सकता था। उसने उससे बहुत धीमी आवाज में बात की, गुजराती में नहीं बल्कि धीमी आवाज में। भाषा मायने नहीं रखती थी, लहजा मायने रखता था। सुमति देवी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे सांस ली। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। डेविड ने अपना हाथ उसके हाथों पर रख दिया। उसने और कुछ नहीं कहा। मुख्य लैंडिंग गियर विस्तार बिंदु तक 8 मिनट शेष थे। मीरा की आंखें एक साथ 3 पैनलों पर थीं। हाइड्रोलिक, केबिन दबाव, बायां इंजन, सभी उसकी गणना की गई सीमाओं के भीतर थे। अभी के लिए मुझे यहां से मैन्युअल विस्तार निष्पादित करने की आवश्यकता होगी, उसने कहा। पैनल सी में मुख्य गियर सर्किट तक सीधी पहुंच है। यदि आप मुझे अधिकृत करते हैं। कमांडर, अधिकृत, शर्मा। मीरा ने पैनल सी खोला। स्विचों और मैन्युअल वाल्वों का एक सेट जिसे सामान्य परिस्थितियों में कोई कभी नहीं छूता था। सामान्य परिस्थितियों में उसकी उंगलियां हर एक को जानती थीं। उसने जमीन पर सैकड़ों बार समान पैनल खोले थे। उड़ान में विमान के साथ कभी नहीं। उस दरवाजे के पीछे 143 लोगों के वजन के साथ कभी नहीं। उसने सांस ली। विमान डरते नहीं, डर तुम्हारा है। इसे कॉकपिट के बाहर छोड़ दो। उसने इसे छोड़ दिया। सुरेश यादव उसे काम करते हुए देख रहा था। वह कई मिनटों से शांत था। जब वह बोला तो उसने बहुत धीमी आवाज में, लगभग खुद से कहा, मेरी बेटी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती है। मीरा ने पैनल की जांच करना बंद नहीं किया। वह कितने साल की है? 9। उसे बताओ कि पाठ्यपुस्तकों से पहले तकनीकी मैनुअल से शुरुआत करे। एक संक्षिप्त ठहराव, इससे उसे 2 साल की बढ़त मिल जाएगी। सुरेश ने एक छोटी सांस छोड़ी। लगभग एक हंसी। लगभग, मैं उसे बता दूंगा। 5 मिनट बचे थे। कुमार ने गति को 220 नॉट तक कम कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे मीरा ने बताया था। विमान ने भारी प्रतिक्रिया दी, थका हुआ, लेकिन प्रतिक्रिया दी। मुख्य लैंडिंग गियर विस्तार बिंदु 3 मिनट में। सुरेश ने घोषणा की। मीरा का हाथ मैन्युअल वाल्व पर था, तैयार थी। तभी इंटरकॉम आखिरी बार बजा। यह पूजा थी। उसकी आवाज बदल गई थी। कमांडर, 2 सेकंड का ठहराव। चौदहद में बैठे सज्जन ने अपना ब्रीफकेस खोल दिया है। कुमार ने चैनल दबाया। अंदर क्या है? मुझे नहीं पता। वह देखने में बाधा डाल रहा है, लेकिन उसने कुछ निकाला है। यह ऐसा लग रहा है। एक और ठहराव। यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लग रहा है। वह स्क्रीन देख रहा है कमांडर। उसकी अभिव्यक्ति मुझे चिंतित कर रही है। मीरा ने एक पल के लिए वाल्व छोड़ दिया। उसने कुमार को देखा। उसने उसे देखा। दोनों ने एक ही समय में एक ही बात सोची। एक विमान में एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसकी हाइड्रोलिक प्रणाली को दूर से ही क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, ऐसी तकनीक के साथ जो आधुनिक विमानन प्रणालियों में दूर से ही विफलताओं को सक्रिय करने की अनुमति देती है। उस उड़ान के सबसे महत्वपूर्ण लैंडिंग के लिए 4 मिनट शेष थे। पूजा, कुमार ने इतनी शांति से कहा कि उसकी पूरी ताकत लग गई। मुझे तुम्हारी कही गई बात ठीक वैसे ही करनी होगी, बिना आवाज उठाए, बिना उसे पता चले, समझा? मिस्टर डेविड, 13 में बैठे नर्स को ढूंढो और उसे बताओ कि हमें उसकी मदद की जरूरत है, अभी। उसी क्षण मीरा ने मैन्युअल वाल्व पकड़ा, 3 सांसें गिनी और तीसरी सांस पर, उसी शांति के साथ जिसके साथ उसके पिता ने उसे क्रॉसविंड में लैंड करना सिखाया था, उसने वे शब्द कहे जिन्हें वह 20 मिनट से तैयार कर रही थी। वे शब्द जो किसी मैनुअल में नहीं थे, वे शब्द जो सिर्फ उसके थे। कमांडर, उस केबिन में अभी जो भी हो, यह विमान पुणे में उतरेगा। कुमार ने तुरंत जवाब नहीं दिया। बाएं इंजन की अकेली दहाड़ ने सन्नाटे को भर दिया। फिर एक ऐसी आवाज में जिसमें 30 साल का उड़ान का अनुभव था, मैं जानता हूं, शर्मा। और उसी क्षण पुणे के लिए 4 मिनट बचे थे और अनिल गुप्ता के हाथों में एक अज्ञात उपकरण और लैंडिंग गियर अभी भी मुड़ा हुआ था। मीरा शर्मा ने कुछ ऐसा समझा जो उसके पिता ने उसे कभी शब्दों में नहीं बताया था। शांति डर की अनुपस्थिति नहीं थी। यह हर सेकंड यह चुनना था कि डर को नियंत्रण में न आने दें। उसने चुना और उसने दोनों हाथ पैनल पर रख दिए। विमान डरते नहीं, डर तुम्हारा है। इसे कॉकपिट के बाहर छोड़ दो। 4 मिनट। मीरा ने उन्हें अपने सिर में ऐसे गिना जैसे उसने ईंधन गिनना सीखा था, बिना घबराहट के, बिना जल्दबाजी के, उस सटीकता के साथ जैसे कोई जानता हो कि हर सेकंड का एक निश्चित वजन होता है। बायां हाथ मुख्य गियर वाल्व पर, दायां हाथ हाइड्रोलिक क्षतिपूर्ति पर, 3 पैनलों पर आंखें तैयार। यात्री केबिन में डेविड अपनी सीट से उसी शांति के साथ खड़ा हुआ
जिसके साथ उसने 1 घंटे पहले अनिल गुप्ता को शांत किया था। पूजा ने गलियारे में उसे एक नजर से रोका, जिसने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया। डेविड ने सिर हिलाया। वह बिना जल्दबाजी के पीछे की ओर चला गया, जैसे कोई बाथरूम जा रहा हो, जैसे कोई कहीं महत्वपूर्ण नहीं जा रहा हो। वह चौदहद के बगल में रुका। अनिल गुप्ता ने उपकरण को खुले ब्रीफकेस पर रखा हुआ था, एक छोटी काली स्क्रीन जिसमें एक चमकता हुआ कर्सर था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर कांप रही थीं। डेविड पूरी तरह से सहजता से सामने वाली सीट के पीछे झुक गया। अच्छा गैजेट है, उसने धीरे से कहा। अनिल गुप्ता ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, रोने से नहीं बल्कि कुछ और बुराई से, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने घंटों तक कुछ बहुत भारी उठाया हो। दूर हो जाओ, उसने फुसफुसाया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। डेविड ने अपनी शांत, लगभग उबाऊ आवाज बनाए रखी, क्योंकि अगर वह उपकरण वही करता है जो मुझे लगता है कि वह करता है, तो हम दोनों अगले 3 मिनट में मरने वाले हैं, और मैं मरना पसंद नहीं करता। अनिल गुप्ता ने अपना जबड़ा कस लिया। तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे पता है कि तुम 2 घंटे से उस घड़ी को देख रहे हो। डेविड ने अनिल गुप्ता की कलाई की ओर एक आकस्मिक इशारा करते हुए इशारा किया। और मुझे पता है कि जब विमान नीचे नहीं गया जैसा कि उसे जाना चाहिए था, तो तुम्हारे चेहरे में कुछ बदल गया, एक ठहराव। मुझे नहीं पता कि तुम उस विमान में रहना चाहते थे जब वह नीचे गिरता, या किसी ने तुम्हें बिना विकल्प दिए यहां रख दिया। खामोशी। अनिल गुप्ता ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके हाथ कीबोर्ड पर चलना बंद हो गए। कॉकपिट में कुमार ने पूजा के खुले माइक्रोफोन के माध्यम से बातचीत सुनी थी। उसने कुछ नहीं कहा, मीरा भी नहीं, लेकिन दोनों सुन रहे थे। विस्तार बिंदु 90 सेकंड में सुरेश ने सपाट आवाज में घोषणा की। मीरा ने वाल्व पर दबाव समायोजित किया। तैयार। डेविड बोलना जारी रखा। उसकी आवाज एक कैलिब्रेटेड उपकरण थी, सटीक, एक स्केल पेल की तरह, जो जरूरत से ज्यादा नहीं काटता। सीट 7 में एक महिला है, उसने कहा। गहरे बाल, छोटे चश्मे। वह दिल्ली से वही किताब पढ़ रही है, बिना एक भी पन्ना पलटे। एक ठहराव, वह लक्ष्य है। अनिल गुप्ता ने अपनी आंखें बंद कर लीं। 1 सेकंड, सिर्फ एक, पर्याप्त। उन्होंने मुझे यह नहीं बताया। उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज बदल गई थी। वह धार गायब हो गई थी। उसके नीचे कुछ पुराना बचा था, कुछ ऐसा जो वास्तविक डर जैसा लग रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि यह तेजी से होगा, किसी को पता नहीं चलेगा, कि यह सिर्फ एक सिस्टम विफल हो रहा था। उसने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि बच्चे होंगे। आरव, 11 में लड़का। डेविड ने वहां नहीं देखा, लेकिन उसने उसके बारे में सोचा। वह उपकरण वास्तव में क्या करता है? उसने शांति से पूछा, क्या यह हाइड्रोलिक विफलता को फिर से सक्रिय कर सकता है? अनिल गुप्ता की आवाज। यहां से। यदि मैं इसे लैंडिंग के समय सक्रिय करता हूं, तो सर्किट ए ढह जाएगा। विमान अंतिम दृष्टिकोण पर फ्लैप खो देगा। डेविड ने बिना अपना भाव बदले इसे आत्मसात कर लिया। और अगर आप इसे सक्रिय नहीं करते हैं? अनिल गुप्ता ने उपकरण को देखा, फिर अपने हाथों को देखा, फिर डेविड को देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने इसे सक्रिय नहीं किया तो मेरी बेटी। वह रुक गया। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। कोई जरूरत नहीं थी। डेविड ने उसी क्षण योजना की पूरी वास्तुकला को समझा। वह सिर्फ एक भ्रष्ट कार्यकारी नहीं था, वह एक पिता था जिसे हथियार बना दिया गया था। कॉकपिट में मीरा ने वे शब्द सुने, मेरी बेटी। उसके भीतर कुछ हिला। इसने उसे रोका नहीं, लेकिन उसने इसे दर्ज कर लिया। विस्तार बिंदु 30 सेकंड में सुरेश ने कहा। शर्मा, कुमार ने कहा। तैयार, उसने जवाब दिया। डेविड ने अनिल गुप्ता के ब्रीफकेस पर अपना हाथ रखा, धीरे से, कोमलता से, जैसे कोई गिरी हुई चीज उठा रहा हो। मेरी बात सुनो, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। इस विमान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें जिंदा पहुंचाने के लिए असंभव काम कर रहा है। एक युवा महिला, बिना वर्दी के, बिना किसी आधिकारिक पद के, केवल वह जो जानती है और वह जो करने से डरती नहीं है। एक ठहराव। अगर तुम वह उपकरण सक्रिय करते हो, तो वह जो कर रही है वह सब बेकार हो जाएगा। अगर तुम उसे सक्रिय नहीं करते हो, तो तुम्हारी बेटी के पास विकल्प हैं। जिन लोगों के पास वह अभी है, उनके पास कोई नहीं है। यदि यह विमान उतरता है और तुम बोलते हो, समझे? अनिल गुप्ता ने उपकरण को देखा। उसकी आंखें नम थीं। वह वही आदमी नहीं था जो विमान में चढ़ा था। वह आदमी दिल्ली और पुणे के बीच कहीं टूट गया था। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बेटी ठीक रहेगी? तुम्हें नहीं पता। डेविड ने झूठ नहीं बोला। लेकिन मुझे पता है कि अगर यह विमान नीचे गिरता है, तो वह भी नहीं रहेगी। 3 सेकंड का सन्नाटा, उड़ान का सबसे लंबा। अनिल गुप्ता ने धीरे से दोनों हाथों से ब्रीफकेस बंद किया और उसे फर्श पर रख दिया। अभी
सुरेश ने कहा। मीरा ने मैनुअल वाल्व खोला। मुख्य गियर तंत्र ने एक गहरी, धात्विक, वास्तविक आवाज के साथ प्रतिक्रिया दी। संकेतक बदल गए। हरा, हरा, हरा। मुख्य गियर विस्तारित और लॉक हो गया। सुरेश ने पुष्टि की। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे उस सुबह कभी नहीं मिला था। फ्लैप, पहला चरण, मीरा ने कहा। 30% निष्पादित। विमान हवा में एक पक्षी की तरह स्थिर हो गया, जो पहली बार अपने पंख फैलाता है। भारी, अपूर्ण, लेकिन स्थिर। सीट 11 से आरव ने खिड़की से बाहर देखा। बादलों के नीचे पुणे दिखाई दिया। नारंगी छतें, पृष्ठभूमि में मूला मूथा नदी चमक रही थी। हरे भरे खेत क्षितिज तक फैले हुए थे। मां, उसने बहुत धीरे से कहा। उसकी मां ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठ खामोशी में हिल रहे थे। आरव ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। मां, मुझे दिख रहा है। उसने अपनी आंखें खोलीं, खिड़की से बाहर देखा और 2 घंटे में पहली बार वह रोई, खामोशी से। बस आंसू बह रहे थे जैसे जैसे पृथ्वी करीब आ रही थी। दहलीज से 5 किमी। सुरेश ने घोषणा की। फ्लैप, दूसरा चरण। फ्लैप 70%। पुष्टि हुई। मीरा ने कहा, अब निष्पादित। विमान उसी सटीक कोण पर उतरा जिसकी उसने गणना की थी। 1 डिग्री भी ज्यादा नहीं, 1 डिग्री भी कम नहीं। 3 किमी पर नोज गियर, मीरा ने याद दिलाया। कुमार ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। नियंत्रण पर उसके हाथों में 30 साल के उड़ने का अनुभव और कुछ और की दृढ़ता थी। उस व्यक्ति का आत्मविश्वास जो अब उस कॉकपिट में अकेला नहीं था। 3 किमी, नोज गियर, मीरा ने कहा। सुरेश ने अनुक्रम सक्रिय किया। तंत्र ने प्रतिक्रिया दी, सामान्य से धीमी। संकेतक को उम्मीद से 4 सेकंड ज्यादा लगे। 4 सेकंड जिसमें किसी ने सांस नहीं ली। फिर हरा, नोज गियर विस्तारित। सुरेश ने कहा। उसकी आवाज पूरी तरह से सपाट, पूरी तरह से नियंत्रित थी, लेकिन उसकी आंखें आधे सेकंड के लिए बंद हो गईं। सिर्फ आधे सेकंड के लिए। पर्याप्त। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सीधे क्षितिज पर दिखाई दिया। द्वितीयक रनवे 1800 मीटर की ग्रे डामर आपातकालीन सेवाओं से घिरा हुआ था। लाल और नारंगी रोशनी किनारों पर चमक रही थी। कुमार ने रनवे को देखा और उसे वैसे ही पहचान लिया जैसे कोई उस चीज को पहचानता है जिसे उसने लंबे समय से खोजा हो। शर्मा, उसने कहा। यहां क्रॉसविंड। मीरा ने संकेतक को देखा। 11 नॉट। पूर्वानुमान से 1 नॉट कम। 11 नॉट। सुधारा जा सकता है। रनवे मार्जिन। उसने फिर से सब कुछ गणना की जो उसने पहले गणना की थी। बस अब यह वास्तविक था। अब यह डामर और वजन और गति और एक ही मौका था। सही गति से प्रवेश करने पर रनवे के अंत में 23 मीटर, और अगर आखिरी 500 मीटर में हवा बदलती है, मीरा ने संकोच नहीं किया, तो हम उसे ठीक कर देंगे। एक ठहराव, यह किया जा सकता है। मेरे पिता ने पुणे में 16 नॉट की क्रॉसविंड के साथ मुख्य गियर लॉक होने पर तेजस को लैंड किया था। 1 सेकंड का ठहराव। 11 प्रबंधनीय है। कुमार ने नाक से हवा छोड़ी। आह और मुस्कान के बीच कुछ, एक छोटी, लगभग अनसुनी आवाज, लेकिन वास्तविक। ठीक है। फिर उस आवाज में जो वह तब इस्तेमाल करता था जब चीजें वास्तव में मायने रखती थीं, यात्रियों, प्रभाव के लिए तैयार हो जाओ। पूजा ने इंटरकॉम उठाया। उसकी आवाज दृढ़, स्पष्ट होकर निकली, बिना थरथराहट के। ध्यान दें, देवियों और सज्जनों, 30 सेकंड में हम लैंडिंग शुरू करेंगे। सुरक्षा स्थिति ग्रहण करें। सिर आगे, हाथ सीट बैक पर, सीट बेल्ट कसकर बांध लें। 143 लोगों ने आज्ञा का पालन किया। अनिल गुप्ता अपने ब्रीफ केस को अपने पैरों के पास फर्श पर रखकर आगे झुका। डेविड अपनी सीट पर लौट आया और शांत हरकतों से अपनी सीट बेल्ट कस ली। सुमति देवी, बुजुर्ग महिला, ने अपनी गोद में हाथ जोड़े और बहुत धीरे से कुछ बुदबुदाई। आरव आगे झुका और अपनी मां की पीठ पर सिर रखने से पहले उसने आखिरी बार खिड़की से बाहर देखा। 2 तेजस लड़ाकू विमान अलग हो गए थे। वे अब उनका पीछा नहीं कर सकते थे। रनवे केवल उनके लिए था। आरव ने उन्हें दूर जाते देखा, अनंदर, और इतनी धीमी आवाज में कि केवल उसकी मां ही उसे सुन सकती थी। उसने कहा, धन्यवाद। 500 मीटर। जमीन करीब आ रही थी। कुमार ने नियंत्रण पकड़े हुए थे। सुरेश की आंखें संकेतकों पर थीं और मीरा शर्मा के हाथ हाइड्रोलिक पैनल पर थे। किसी भी चीज के लिए तैयार, हर चीज के लिए तैयार। आखिरी 200 मीटर में क्रॉसविंड ने नोज को थोड़ा बाईं ओर धकेला। कुमार ने बिना झटके के, बिना घबराहट के, उस सटीकता के साथ इसे ठीक किया जैसे किसी ने 30 साल तक ठीक उसी पल को सीखने में बिताया हो। 100 मीटर, 50, 20,
पिछले पहिए डामर से एक सूखे झटके के साथ टकराए, जो पूंछ से नाक तक पूरे धड़ में दौड़ गया। 1 सेकंड बाद अगला पहिया जमीन पर उतरा। विमान लुढ़का, ब्रेक लगे। रनवे उनके नीचे इतनी तेजी से खत्म हो रहा था जो असंभव लग रहा था। 1000 मीटर, 115। विमान धीरे धीरे धीमा हुआ, धीमा हुआ, धीमा हुआ और रनवे के अंत से 19 मीटर पहले रुक गया। खामोशी, 2 सेकंड की पूरी खामोशी। फिर यात्री केबिन में धमाका हुआ। तालियां, रोना, आवाजें। कोई किसी का नाम दोहरा रहा था, कोई बिना रुके हंस रहा था, कोई बस हाथों से अपना चेहरा ढंक के बैठा था। आरव ने अपनी सीट बैग से सिर उठाया, अपनी मां को देखा। उसने उसे दोनों हाथों से, पूरे शरीर से गले लगा लिया, बिना एक भी शब्द कहे। आरव ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में दबा दिया और उस सुबह पहली बार 11 में लड़का रोया। कॉकपिट में 10 सेकंड तक कोई नहीं बोला। कुमार के हाथ अभी भी नियंत्रण पर थे। सुरेश नम आंखों से उपकरणों को देख रहा था। मीरा हाइड्रोलिक पैनल के बगल में खड़ी थी। उसके हाथ अभी भी वाल्वों पर थे। उसे खुद को याद दिलाना पड़ा कि वह अब उन्हें छोड़ सकती है। उसने उन्हें छोड़ा, उन्हें देखा। वे नहीं कांप रहे थे। कुमार ने चुप्पी तोड़ी। वह उसकी ओर मुड़ा, उसे देर तक देखा और किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज में कहा जो हर शब्द चुन रहा हो, विमान डरते नहीं, डर तुम्हारा है। इसे कॉकपिट के बाहर छोड़ दो। मीरा ने उसे देखा। आपको वह वाक्यांश कैसे पता? क्योंकि मेजर रवि शर्मा ने इसे 21 साल पहले सैन्य प्रशिक्षकों के एक सम्मेलन में कहा था। एक ठहराव। मैं उस कमरे में था। दुनिया 1 सेकंड के लिए रुक गई, बस 1 सेकंड के लिए। फिर मीरा शर्मा, 14 से महिला, बिना वर्दी के और बिना दृश्य पहचान, पत्र के तकनीशियन, जो सब कुछ विफल होने पर शांत रही थी, जिसने 19 मीटर की गुंजाइश के साथ एक क्षतिग्रस्त विमान को उतारा था, जिसने हर पल अपने पिता के बारे में सोचा था, बिना डर को नियंत्रण में आने दिए। मीरा शर्मा पैनल पर झुक गई और उस सुबह पहली बार रोई। वह रोई। विमान रुक गया, लेकिन दुनिया नहीं रुकी। बाहर आपातकालीन वाहनों ने 40 सेकंड से भी कम समय में विमान को घेर लिया। पुणे के गीले डामर पर लाल और नारंगी रोशनी घूम रही थी। चिकित्सा दल तैयार थे। सुरक्षा इकाइयों ने परिधि को सील कर दिया। अंदर 143 लोग अभी भी सांस ले रहे थे। सभी। मीरा ने एक बार अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना चेहरा पोंछा, फिर गहरी सांस ली और फिर से खुद हो गई। कुमार ने उसे बिना कुछ कहे देखा। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। सुरेश यादव ने पोस्ट लैंडिंग प्रक्रियाओं को ऐसे हाथों से पूरा किया जो 2 घंटे में पहली बार पूरी तरह से स्थिर नहीं थे। उसने उन्हें कांपने दिया। उसे यह कमाया था। लैंडिंग के 4 मिनट बाद सामने का दरवाजा खुल गया। यात्री क्रम से उतरने लगे। पूजा ने उन्हें शांत आवाज में एक एक करके, बिना जल्दबाजी के, बिना अराजकता के निर्देशित किया। आरव अपनी मां का हाथ पकड़कर उतर गया। हवाई सीढ़ियों की आखिरी सीढ़ी पर वह रुक गया। उसने पुणे के साफ, नीले, ठंडे और स्वच्छ आसमान को देखा। फिर उसने रनवे को देखा। विमान के नोज गियर और रनवे के अंत के बीच बचे 19 मीटर डामर। 19 मीटर। आरव ने अपनी आंखों से उन्हें मापा, जैसे केवल 7 साल के बच्चे ही चीजों को मापते हैं, अपने पूरे शरीर से। फिर उसने अपनी मां को देखा। यह पर्याप्त था, उसने कहा। उसकी मां ने जवाब नहीं दिया। उसने बस उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे इतनी ताकत से गले लगा लिया कि आरव उसे कभी नहीं भूलेगा। सोलहब में बैठी बुजुर्ग महिला सुमति देवी धीरे धीरे हवाई सीढ़ियों से उतरी। डेविड उनके साथ थे। जब उनके पैर डामर से टकराए तो वह एक पल के लिए रुकीं, अपनी आंखें बंद कर लीं, पुणे की हवा में सांस ली, फिर अपनी आंखें खोलीं और डेविड को देखा। तुम जानते हो, उसने बहुत धीरे से कहा, ऐसी बातें। डेविड मुस्कुराया। हाँ, उसने जवाब दिया। उसे नहीं पता था कि यह सच था, लेकिन यह सच लग रहा था और उस पल में यह पर्याप्त था। अनिल गुप्ता सबसे आखिर में बाहर निकले, अपनी मर्जी से नहीं। 2 सुरक्षा एजेंट हवाई सीढ़ियों के नीचे उसका इंतजार कर रहे थे। कोई हथकड़ी नहीं, कोई सीन नहीं, बस 2 आदमी खड़े थे जो उसे बिना शब्दों के भाव के साथ उतरते हुए देख रहे थे। अनिल गुप्ता आखिरी सीढ़ी पर हिचकिचाया। विमान के अंदर पीछे मुड़कर देखा, जैसे कुछ देखने की उम्मीद कर रहा हो, जैसे किसी को खोज रहा हो। फिर वह नीचे उतरा। एजेंट उसके बगल में खड़े हो गए और तीनों रनवे के किनारे इंतजार कर रहे एक वाहन की ओर चले गए। काले चमड़े का ब्रीफ केस एक एजेंट ले जा रहा था। अनिल गुप्ता ने उसे नहीं देखा। श्रीमती रंजना अय्यर, साता में बैठी महिला, बिना जल्दबाजी के बाहर निकली। गहरे बाल, छोटे चश्मे। उसकी बाह के नीचे उसकी किताब बंद थी।
किसी ने उसकी तालियां नहीं बजाईं। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी। 3 सादे कपड़े वाले व्यक्ति हवाई सीढ़ियों के नीचे उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कुछ धीमी बातें की। रंजना ने एक बार सिर हिलाया। वह मुड़ी और एक पल के लिए विमान को देखा। फिर वह बिना पीछे मुड़े चलती रही, उस शांत दृढ़ संकल्प के साथ जैसे कोई जानता हो कि उसे 10 दिनों में बेंगलुरु में एक अपॉइंटमेंट है और उसे चूकने का कोई इरादा नहीं है। मीरा सबसे आखिर में कॉकपिट से निकली। कुमार ने उसे पहले जाने दिया। उसने सिर हिलाकर इस भाव को अस्वीकार कर दिया। आप पहले, कमांडर। कुमार ने उसे 1 सेकंड तक देखा, फिर बाहर निकल गया। सुरेश पीछे पीछे आया और मीरा ठीक 12 सेकंड के लिए कॉकपिट में अकेली रह गई। उसने पैनलों को देखा, एक एक करके उपकरण बंद होते गए। कमांडर की खाली सीट, सुरेश की नोटपैड अभी भी पैनल पर खुली हुई थी। मैनुअल हाइड्रोलिक सर्किट वाल्व अभी भी उसी स्थिति में था जहां उसने उसे छोड़ा था। 12 सेकंड, फिर वह बाहर निकली। पुणे का सूरज फरवरी के लिए गर्म था। मीरा धीरे धीरे हवाई सीढ़ियों से उतरी। जब उसके पैर डामर से टकराए तो उसने जमीन को ऐसे महसूस किया जैसे उसने पहले कभी नहीं किया था। दृढ़, वास्तविक। उसकी एक पैरामेडिक उसकी जांच करने के लिए उसके पास आया। उसने उसे करने दिया। रक्तचाप, हृदय गति, ऑक्सीजन संतृप्ति, सभी सामान्य सीमाओं के भीतर थे। चिकित्सक ने उसे एक ऐसे भाव से देखा जिसमें व्यावसायिकता और कुछ ऐसा मिला हुआ था जिसे वह नहीं जानता था कि कहां रखा जाए। कैसा महसूस करती हो? उसने पूछा। मीरा ने एक पल के लिए सवाल पर सोचा। मुझे बेंगलुरु पहुंचना है, उसने जवाब दिया। चिकित्सक ने पलकें झपकाईं। मैम, आपने अभी अभी, मुझे पता है मैंने अभी क्या किया। उसकी आवाज नरम थी, बिना कठोरता के। मेरे पिता बेंगलुरु के एक अस्पताल में हैं, मुझे वहां पहुंचना है। चिकित्सक ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसने और कुछ नहीं कहा। यह पूजा थी जो 10 मिनट बाद उसके पास आई। वह मीरा के सामने एक ऐसे भाव के साथ खड़ी थी जो शुरुआत की प्लास्टिक की मुस्कान से बिल्कुल भी नहीं मिलता था। आज सुबह जब आप विमान में चढ़ी थीं, उसने धीरे से कहा, मैंने आपको देखा और सोचा कि आप बस एक और यात्री हैं। मीरा ने उसे देखा। मैं बस एक और यात्री थी। पूजा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं, एक ठहराव, धन्यवाद। मीरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर एक बार संक्षेप में सिर हिलाया, जैसे उसके पिता सिर हिलाते। कुमार ने उसे एक आपातकालीन वाहन के बगल में पाया। वह कागज के कपों में 2 कॉफी लाए थे। उसने बिना पूछे उसे एक पेशकश की। मीरा ने उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक पल के लिए चुप्पी में पिया। डामर से मिट्टी के तेल और नम मिट्टी की गंध आ रही थी। तकनीकी दल पहले ही विमान का निरीक्षण कर रहे थे। तेजस लड़ाकू विमान एक समानांतर रनवे पर उतर चुके थे और उनके पायलट समन्वय क्षेत्र की ओर चल रहे थे। सब कुछ उन चीजों का व्यवस्थित, ठंडा रूप था जो सबसे बुरा बीत जाने के बाद होती हैं। मैं रवि को फोन करूंगा, कुमार ने अचानक कहा। मीरा ने उसे देखा। आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। हम 97 में 3 महीने एक साथ उड़े थे। एक ठहराव, वह मेरे पास अब तक का सबसे अच्छा प्रशिक्षक था और सबसे असंभव। मीरा ने अपनी कॉफी पर नजरें नीचे की। उसके भीतर कुछ हिला। उसे जमीन पर रहना बहुत मुश्किल लगता है, उसने धीरे से कहा। उसने 2 साल से उड़ान नहीं भरी है और वह अभी भी विमानों के बारे में ऐसे बात करता है जैसे वे उसका इंतजार कर रहे हों। कुमार ने सिर हिलाया। अच्छे पायलट हमेशा ऐसा करते हैं। खामोशी। क्या आपको पता है कि उसे क्या हुआ था? मीरा ने पूछा। यह पहली बार था जब उसने यह बात खुद के अलावा किसी और से जोर से पूछी थी। मुझे पता है कि उसे हृदय संबंधी समस्या थी। कुमार ने शब्दों को ध्यान से चुना। मुझे पता है कि वह कुछ समय से अवलोकन में है और मुझे पता है कि उसकी एक बेटी है जो गुरुग्राम के एक हवाई अड्डे पर काम करती है और उपन्यासों के बजाय तकनीकी मैनुअल पढ़ती है। मीरा ने उसे देखा। कुमार की आंखों में दया नहीं थी। यह दया से ज्यादा कुछ और था जिसे बनाए रखना मुश्किल था। यह पहचान थी। आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? कुमार ने पूछा। 4 महीने। खैर, अब समय आ गया है। तभी सुरेश यादव पास आया। उसके हाथ में नोटपैड था। उसने उस पन्ने को खोला जहां उसने मीरा द्वारा बताए गए वंश के अनुक्रम को लिखा था। उसने सावधानी से उसे फाड़ा, उसे यह याद दिलाने के लिए दिया कि यह हुआ था। उसने कहा। मीरा ने उस शीट को देखा। उसका अपना अनुक्रम सुरेश की कसी हुई सटीक लिखावट में लिखा हुआ था। उसने सावधानी से उसे मोड़ा, उसे अपने घिसे हुए कपड़े के बैग की जेब में रख लिया। अपनी बेटी को बताना, मीरा ने उसे देखे बिना कहा, कि इंजन से पहले हाइड्रोलिक सिस्टम का अध्ययन करे। जब इंजन विफल होते हैं तो वे शोर करते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम चुपचाप विफल होते हैं। सुरेश ने उसे देखा। मैं उसे बता दूंगा और उसे किसी को यह मत कहने देना कि बहुत शांत रहना एक दोष है।
सुरेश ने तुरंत जवाब नहीं दिया, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। उस सुबह उसने जो देखा था, उस हाव भाव के पीछे उसका पूरा वजन था। पुणे में उतरने के 3 घंटे बाद अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच के परिणामों की पुष्टि की। निलंबित इंडिगो एयरलाइंस निरीक्षक को विमान के जमीन पर उतरने से पहले दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया था। हाइड्रोलिक प्रणाली में हस्तक्षेप विमान के रात भर के रखरखाव के दौरान किया गया था। अनिल गुप्ता ने जमीन पर उतरते ही अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। उनकी बेटी, जिसे उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के लिए 90 मिनट से भी कम समय में सुरक्षित और सकुशल ढूंढ लिया गया था, को उसी दोपहर उनकी मां के साथ फिर से मिलाया गया। श्रीमती रंजना अय्यर को सुरक्षा गार्ड के साथ एक निजी उड़ान से बेंगलुरु स्थानांतरित कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधिकरण के समक्ष उनकी गवाही अभी भी निर्धारित थी। सुरेश यादव ने पुणे हवाई अड्डे से अपने घर फोन किया। उसकी पत्नी ने पहली घंटी पर जवाब दिया। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने पर्याप्त कहा। जब उसने फोन रखा तो वह एक पल के लिए फोन को देखता रहा। फिर उसने अपनी बेटी का नंबर देखा। उसने उसे एक संदेश भेजा, बस 2 पंक्तियां। इंजन से पहले हाइड्रोलिक सिस्टम का अध्ययन करो। एक व्यक्ति जिससे तुम जल्द ही मिलोगी, वह समझाएगा क्यों। पूजा ने उसी दोपहर अपनी रिपोर्ट एयरलाइन को सौंपी। अवलोकन खंड में, जहां वह आमतौर पर उड़ान की सामान्य स्थिति के बारे में 2 पंक्तियां लिखती थीं, उसने 4 पृष्ठ लिखे। अंतिम वाक्य में लिखा था, सीट 14 में बैठे यात्री ने इस उड़ान को बचाया। उसका नाम मीरा शर्मा है। इसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। मीरा को उसी रात बेंगलुरु के लिए एक उड़ान में सीट मिल गई। इकोनॉमी क्लास, पीछे की सीट, कोई चेक इन सामान नहीं, ठीक सुबह की तरह, ठीक हमेशा की तरह। जब विमान पुणे से उड़ान भरा और शहर की रोशनी नीचे छोटी हो गई तो मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। रात का आसमान साफ था, तारों से भरा हुआ था, और पूरे दिन में पहली बार उसने इंजनों को चिंता से नहीं सुना। उसने बस उन्हें काम करते हुए सुना। और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने पिता के बारे में सोचा और मुस्कुराई। हफ्तों बाद बेंगलुरु अस्पताल में बड़ी खिड़कियां थीं। मीरा ने उस रात पहुंचते ही सबसे पहले यही देखा। खिड़कियां जिनसे आसमान अंदर आता था, मानो जिसने भी इसे डिजाइन किया था वह समझता था कि ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सांस लेने के लिए क्षितिज देखने की जरूरत होती है। कैप्टन रवि शर्मा उन्हीं लोगों में से एक थे। जब वह अंदर आई तो वह जाग रहे थे, पतले, जितना उसे याद था उससे ज्यादा। उसके बाल पूरी तरह से सफेद थे। उनके हाथ चादर पर उस ठहराव के साथ थे जो पायलटों के हाथों में होता है जब उनके पास पकड़ने के लिए कोई नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन उनकी आंखें वही थीं, बिल्कुल वही थीं। मीरा दरवाजे पर रुक गई, उसे देखा। उसने उसे देखा। 2 सेकंड की खामोशी जिसमें 4 महीने की दूरी और बादलों के ऊपर एक पूरी सुबह समाई हुई थी। तुम देर से आई हो, रवि ने कहा। उसकी आवाज कमजोर थी लेकिन लहजा वही था। मीरा अंदर आई और उसकी बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। मुझे एक झटका लगा। किस तरह का झटका? उसने उसे देखा। उड़ान में एक तकनीकी समस्या थी। रवि ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। कितना गंभीर। दाहिना इंजन धीरे धीरे विफल हो रहा है। हाइड्रोलिक प्रणाली क्षतिग्रस्त है। एक इंजन के साथ 11 नॉट की क्रॉसविंड के साथ एक छोटी रनवे पर लैंडिंग। खामोशी। रवि ने उसे देर तक देखा। और तुम उतरी। 19 मीटर की गुंजाइश के साथ एक और लंबी खामोशी। कौन पायलट कर रहा था? कमांडर कुमार। रवि ने एक बार पलक झपकाई। राकेश कुमार ने तुम्हें बधाई भेजी है। रवि ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें खोला तो उनमें कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे मीरा को पहचानने में 1 सेकंड लगा। गर्व। वह शोर वाला गर्व नहीं जो खुद का विज्ञापन करता है, बल्कि शांत, गहरा गर्व, वह जो ज्यादा वजन वाला होता है। क्या तुम डरी हुई थी? उसने धीरे से पूछा। मीरा ने सवाल पर ईमानदारी से सोचा। हाँ। और तुमने उसके साथ क्या किया? उसने उसे सीधे देखा। मैंने उसे कॉकपिट के बाहर छोड़ दिया। रवि ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें उस पर इस तरह टिकी थीं जैसे मीरा 6 साल की उम्र से जानती थी। वही नजर उसके पिता उड़ान भरने से पहले क्षितिज को देखते थे, मानो वह आने वाली हर चीज की गणना कर रहे हों। फिर उसने धीरे से, प्रयास के साथ अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे उसके हाथ पर रख दिया, बिना कुछ और कहे, बिना कुछ और कहने की जरूरत के। मीरा बेंगलुरु में 4 दिनों तक रुकी। वह अस्पताल के कमरे के सोफे पर सोती थी। सुबह वह उसे गलियारे की मशीन से कॉफी लाकर देती थी और वह उसे अच्छा होने का नाटक करता था ताकि उसे चिंता न हो। दोपहर में वे विमानों, प्रणालियों, उन उड़ानों के बारे में बात करते थे जो उसने की थीं और जिन्हें वह दिल से जानती थी, क्योंकि उसने उन्हें 100 बार सुना था। एक दोपहर
रवि ने उससे निलंबित निरीक्षक अनिल गुप्ता, श्रीमती रंजना अय्यर के बारे में पूछा। मीरा ने उसे सब कुछ शांति से, सटीकता से बताया, जैसे उसने उसे महत्वपूर्ण बातों को याद करना सिखाया था। रवि ने बिना बाधित किए सुना। जब उसने समाप्त किया तो उसने अस्पताल की बड़ी खिड़की से बाहर देखा। बेंगलुरु का आसमान वही तीव्र नीला था जो केवल समुद्र के पास के शहरों में होता है। तुम्हें पता है कि मुझे इस सब में सबसे ज्यादा खुशी किस बात से है? उसने कहा। किस बात से? कि तुमने उस विमान को आधा नहीं छोड़ा। मीरा ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। आधा? रवि अभी भी आसमान को देख रहा था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करना जानते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें करते हैं। अंतर प्रतिभा में नहीं है, यह उस पल में है जब तुम तय करते हो कि डर तुम्हें तय नहीं करेगा। एक ठहराव, तुमने फैसला किया, वह अमूल्य है। मीरा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके भीतर कुछ जो महीनों से तनाव में था धीरे धीरे ढीला हो गया, जैसे कोई गांठ खुल रही हो। गुरुग्राम लौटने से एक दिन पहले मीरा को एक कॉल आया, एक अज्ञात नंबर। यह इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशंस डायरेक्टर थे। उन्होंने उसे एक पद की पेशकश की, रखरखाव तकनीशियन के रूप में नहीं, बल्कि उड़ान में सिस्टम सुरक्षा सलाहकार के रूप में, कॉकपिट तक पहुंच के साथ, आधिकारिक प्रशिक्षण के साथ और एयरलाइन के समर्थन से अपना वाणिज्यिक लाइसेंस पूरा करने की संभावना के साथ। मीरा ने चुपचाप सुना। जब उसने समाप्त किया तो उसने पूछा, मैं क्यों? क्योंकि कमांडर कुमार ने 4 पन्नों की रिपोर्ट लिखी, एक ठहराव। और क्योंकि फ्लाइट अटेंडेंट पूजा ने 4 और लिखे, एक और ठहराव। और क्योंकि को पायलट सुरेश यादव ने व्यक्तिगत रूप से फोन किया और कहा कि उसकी 9 साल की बेटी एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती है और चाहती है कि तुम बड़ी होने पर उसकी मेंटर बनो। मीरा ने अस्पताल की खिड़की से बाहर देखा। बेंगलुरु का आसमान नीला, साफ, विशाल। मैं इसके बारे में सोचूंगी, उसने कहा। फोन रखा। एक पल के लिए फोन को घूरती रही, फिर अपने पिता के कमरे में घुस गई। रवि बिस्तर पर बैठा था, पिछले दिनों से ज्यादा सीधा। उसने उसे अंदर आते देखा। अच्छी खबर शायद, उसने इंतजार किया। मीरा अपनी हमेशा की कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने मुझे इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी की पेशकश की है, सुरक्षा परामर्श, वाणिज्यिक लाइसेंस भी शामिल है। रवि ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसने अपने हाथों को चादर पर देखा, फिर उसे देखा। और गुरुग्राम का हवाई अड्डा वहीं रहेगा। और तुम? मीरा ने हाइड्रोलिक पैनल, मैनुअल वाल्व, पुणे रनवे के अंत में 19 मीटर डामर, आरव का हाथ खिड़की पर रखते हुए, सुमति देवी का धीरे धीरे सांस लेना, कुमार का पहली बार उसका उपनाम कहना, सुरेश का अपनी नोटपैड में लिखना, अपने पिता का, हमेशा अपने पिता का। मुझे लगता है, उसने धीरे से कहा, कि कुछ चीजें तुम अपने लिए सीखते हो और कुछ चीजें तुम दूसरों को देने के लिए सीखते हो। रवि ने उसे देखा। उसकी आंखों में वह चमक थी जो मीरा ने अपने जीवन में कुछ ही बार देखी थी, वही बार जो वास्तव में मायने रखती थी। क्या तुमने इसे अच्छी तरह से सीखा? उसने बहुत धीरे से कहा। मीरा अगले दिन गुरुग्राम वापस आ गई। वापसी की उड़ान में, खिड़की की सीट पर, उसने पूरी यात्रा के दौरान आसमान को देखा। उसने इंजनों को चिंता से नहीं सुना, उसने उन्हें कृतज्ञता से काम करते हुए सुना। वे बिना किसी घटना के उतर गए। वह सबसे आखिर में बाहर निकली। हफ्तों बाद बेंगलुरु के एक कोर्टरूम में श्रीमती रंजना अय्यर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधिकरण के सामने बैठी और 4 घंटे तक गवाही दी। उसकी आवाज एक बार भी नहीं कांपी। हफ्तों बाद आरव ने अपनी स्कूल की नोटबुक में एक इंजन वाले विमान का चित्र बनाया, जिसके चारों ओर 2 छोटे लड़ाकू विमान थे। उसकी शिक्षिका ने उससे पूछा कि वह क्या था। एक विमान जो क्रैश नहीं हुआ, उसने जवाब दिया। शिक्षिका नहीं जानती थी कि क्या कहना है। आरव पहले ही कुछ और बना रहा था। हफ्तों बाद सुरेश यादव सामान्य से पहले घर आ गया। उसकी 9 साल की बेटी मेज पर अपना होमवर्क कर रही थी। वह उसके बगल में बैठ गया, एक दराज खोली और हाइड्रोलिक सिस्टम पर एक तकनीकी मैनुअल निकाला। उसने उसे मेज पर रख दिया। उसने उसे देखा। ये क्या है? वह जगह जहां सब कुछ शुरू होता है, उसने कहा। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। और मीरा शर्मा सोमवार की सुबह गुरुग्राम के हवाई अड्डे पर वापस आ गई। वह समय पर पहुंची, हमेशा की तरह। उसने अपनी वर्दी पहनी, हमेशा की तरह। उसने दिन का पहला पैनल खोला और शुरू करने से पहले उसने अपने घिसे हुए कपड़े के बैग की जेब में हाथ डाला और मुड़ी हुई शीट निकाली। सुरेश यादव की कसी हुई लिखावट में लिखा हुआ वंश का अनुक्रम। उसने उसे एक पल के लिए देखा, उसे फिर से मोड़ा, उसे रख दिया और उन हाथों से काम करना शुरू कर दिया जो नहीं कांप रहे थे। उस शांति के साथ जो उसके पिता ने उसे सिखाई थी, इस ज्ञान के साथ कि कुछ चीजें ऐसी हैं
जिन्हें कोई तुमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि वे किसी शीर्षक में नहीं हैं, वे किसी वर्दी में नहीं हैं, वे सही उपनाम में नहीं हैं, न ही सही अकादमी में, न ही सही सीट में। वे उस काम में हैं जो आप तब करते हैं जब इंजन विफल हो जाता है और जमीन बहुत दूर होती है और डर दरवाजे पर दस्तक देता है। वे हर बार उसे कॉकपिट के बाहर छोड़ने का विकल्प चुनने में हैं। विमान डरते नहीं, डर तुम्हारा है। इसे कॉकपिट के बाहर छोड़ दो।